एशियन लिटरेरी सोसाइटी के द्वारा जश्न आज़ादी उत्सव मनाया जा रहा है। इस श्रृंखला में मैं अनीता चंद आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जश्न आज़ादी की इस शाम को यादगार शाम बनाने के लिए हमारे साथ हमारे आज के अतिथि माननीय श्री वेद प्रताप वैदिक जी स्टूडियो में मौजूद हैं। श्री डॉक्टर वैदिक जी का एएलएस मंच से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ सर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। श्री वैदिक जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री वैदिक जी भारतवर्ष के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ, पटु वक्ता एवं हिंदी प्रेमी हैं। आप अनेक भारतीय व विदेशी शोध संस्थानों एवं विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। भारतीय विदेश नीति के चिंतन और संचालन में आपकी भूमिका उल्लेखनीय है। आपने अपने जीवन काल में लगभग 80 से अधिक देशों की यात्राएं की हैं। अंग्रेजी पत्रकारिता के मुकाबले हिंदी में बेहतर पत्रकारिता का युग आरंभ करने वालों में डॉक्टर वैदिक जी का नाम अग्रणीय है। आपने सन 1958 से ही पत्रकारिता आरंभ कर दी थी। आप नव भारत टाइम्स में पहले सह संपादक, बाद में विचार विभाग के संपादक भी रहे। आप हिंदी समाचार एजेंसी भाषा के संस्थापक व संपादक के रूप में 1 दशक तक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में कार्यरत थे। श्री वैदिक जी भारतीय भाषा सम्मेलन के अध्यक्ष तथा netjaal.com के संपादकीय निदेशक हैं। पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज जैसे हम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए इस एएलएस मंच से एकत्रित हुए हैं। वैदिक जी, मेरा आपसे, आपने भाषा पर बहुत काम किया है, मेरा आपसे एक सवाल है। जब जेएनयू का इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज बना तो आप वहाँ के शुरुआती पीएचडी स्कॉलर्स में से थे। अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ होने के बावजूद आपने अपनी थीसिस हिंदी में लिखने का आग्रह किया, जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हिंदी भाषा शोध का स्रोत बना। कोई भी मजबूरी ना होने के बावजूद आपने हिंदी में थीसिस क्यों लिखना चाहा और इस पर आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इस विषय पर कुछ टिप्पणी करिए सर। देखिए, वो जो 1965 में इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में आंदोलन शुरू हुआ, उसकी शुरुआत तो मेरे जन्मकाल से ही हो गई थी। मेरे पिताजी आर्य समाजी थे। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वो गुजराती थे, संस्कृत के पंडित थे, लेकिन हिंदी यानी आर्य भाषा के वो बहुत बड़े समर्थक थे। फिर गांधी जी ने भी इतना ज़बरदस्त समर्थन किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समर्थन किया। तो बाल्यकाल से मेरे मन में ये था कि हिंदी को जब देश आज़ाद हो गया है तो उचित स्थान मिलना चाहिए। इसीलिए आप देखें कि 12 साल की उम्र में जब 1957 में पंजाब में हिंदी आंदोलन चला तो मैं इंदौर से भागकर दिल्ली आया। दिल्ली से हम करनाल गए, सत्याग्रह किया, गिरफ्तार हुए, फिर पटियाला जेल में रहे 12-13 साल की उम्र में। 12.5 साल मेरी उम्र थी उस वक्त। और उसके बाद जब जेल से छूट के मैं वापस इंदौर पहुंचा, इंदौर में मेरा जन्म हुआ था, वहीं मैं पढ़ा लिखा। तो वहाँ कॉलेज में कई बार हिंदी को बचाने के लिए मुझे आंदोलन करने पड़े। हमारे इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में हिंदी का विभाग बंद करने वाले थे। मैंने आंदोलन किया, वहाँ भी जेल गया मैं, कई बार बहुत बड़े आंदोलन हुए और वो हिंदी का विभाग बच गया। जब मैं इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में राजनीति शास्त्र में एमए करने के बाद यहाँ आया मैं, तो मुझे सर्वोच्च वजीफ़ा मिला, फेलोशिप मिली और मैंने अपना पीएचडी का काम शुरू किया। तो शुरू में सारे पेपर अंग्रेज़ी में ही लिखते थे, मैं भी अंग्रेज़ी में लिखने लगा। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई
अपनी भाषाओं में भी काम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मैंने जोर नहीं दिया। लेकिन हुआ क्या कि छात्र संघ का, जो छात्रावास का छात्र संघ था, मुझे उसका अध्यक्ष चुन लिया गया। तब मेरी उम्र क्या थी, मुश्किल से 21 साल का हुआ था मैं। तो लेकिन इंदौर आने वाले देश के सारे बड़े नेता मुझे जानते थे, क्योंकि उनकी सभाओं में भी भाषण दिया करता था। तो यहाँ मुरारजी देसाई उन दिनों दिल्ली में रहते थे, तो मैं मुरारजी भाई के पास गया तो बोले, अच्छा अच्छा तुम वहाँ आ गए हो, चलो मैं तुम्हारे यहाँ भाषण दूंगा, उसका उद्घाटन करूंगा छात्र संघ का। वो भाषण देने आए तो मुझसे पूछने लगे कि भाई वहाँ तो तुम हिंदी का बड़ा आंदोलन चलाते थे इंदौर में, अब यहाँ ये इंडियन स्कूल इंटरनेशनल स्टडीज़ है, किस भाषा में भाषण दूँ? मैंने कहा भाई जी आपकी जिस मर्जी हो उस भाषा में भाषण दीजिए, गुजराती में दीजिए तो उसका अनुवाद कर दूंगा, अंग्रेजी में देना है आप अंग्रेजी में दीजिए, लेकिन मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा आप हिंदी में क्यों नहीं देते हैं? तो बोले हाँ बहुत अच्छा है, हिंदी में भाषण दूंगा। हिंदी में जैसे ही भाषण उन्होंने शुरू किया वहाँ हंगामा हो गया। हमारे जो डायरेक्टर साहब थे वो कन्नड़ भाषी थे, राजन साहब, वो उठ के खड़े हो गए, कहने लगे कि नहीं ये भाषण तो अंग्रेजी में होना चाहिए। मैंने उनको बहुत विनम्रता से निवेदन किया कि सर सुनिए, इस सभा का अध्यक्ष मैं हूँ, जो भाषण नहीं सुनना चाहे मुरारजी भाई का हिंदी में, उसको जाने की इजाज़त है, वो सभा छोड़ सकता है। ऐसा मेरा कहते ही वो बिल्कुल चुप होकर बैठ गए। मुरारजी भाई ने भाषण दे दिया हिंदी में। दूसरे दिन 1 तारीख थी, मैं अपनी वजीफ़ा लेने, फेलोशिप लेने गया तो हमारे रजिस्ट्रार राघवन साहब थे, तमिल भाषी थे, हिंदी में बोले मुझसे, बोले वैदिक साहब बड़ी मुश्किल है, मुझे डायरेक्टर का आदेश आ गया है कि आपकी फेलोशिप रोक दी जाए। उन्होंने मेरी फेलोशिप बंद कर दी, जबकि सबसे ज़्यादा फेलोशिप मुझे मिलती थी उस ज़माने में। खैर वो मामला, भागवत झा आज़ाद कांग्रेस के सांसद थे, वो मेरे स्थानीय अभिभावक थे, प्रकाशवीर शास्त्री निर्दलीय थे, वो मेरे स्थानीय अभिभावक थे। दोनों को जाके मैंने बताया, दोनों ने कहा कि ये मामला तो संसद में उठना चाहिए। तो फिर दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, आचार्य कृपलानी, हिरेन मुखर्जी, यानी कोई पार्टी बची नहीं, समाजवादी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, जनसंघ, हिंदू महासभा, सब ने मेरा समर्थन किया और संसद में सवाल उठाया। इंदिरा जी नई नई प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में, हंगामा हो गया। सरदार हुकुम सिंह स्पीकर थे, अध्यक्ष थे, वो चिल्लाते रहते थे कि देखो स्पीकर का काम बोलना नहीं है, बोलते आप हैं, स्पीकर सुनता है, लेकिन स्पीकर खड़े होकर चिल्ला रहा है, आप सब लोग बैठे हैं, कोई मेरी सुनता नहीं है। मधु लिमई जी को उठा के, जो मार्शल होते हैं, उन्होंने उठा के सदन के बाहर फेंक दिया। इतना हंगामा हुआ कि हिंदुस्तान के सारे अखबारों में मुख पृष्ठ पे पहली खबर वही बनी, रेडियो पे, टेलीविज़न पे, सब पे मेरे फ़ोटो और खबर। और मैं तो परेशान हो गया कि भाई ये क्या हो गया। कारण क्या है कि जो तमिल भाषी थे, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्य, उन्होंने बहुत हल्ला मचाया। बाद में यहाँ उनके नेता अन्नादुराई जी राज्यसभा में थे, उनसे मैं मिला, उनको मैंने अपनी सारी बात समझाई कि मैं हिंदी का पक्षधर तो हूँ, लेकिन किसी भारतीय भाषा का विरोधी नहीं हूँ। मुझे अंग्रेजी से भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उन दिनों मैं अपने पीएचडी रिसर्च के लिए फारसी सीख रहा था, रूसी सीख रहा था, जर्मन सीख रहा था, और संस्कृत, गुजराती, मराठी ये तो इंदौर में रहने के कारण मुझे आती थी पहले से। मैंने कहा मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन स्वभाषा में काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। एक आज़ाद मुल्क है हमारा। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने मुझे बुला के कई बार कहा कि मैं तुमको जर्मनी की फेलोशिप दिला देती हूँ, मॉस्को में तुम चले जाओ, रूसी जानते हो तुमको अमेरिका की फेलोशिप दिला देती हूँ, तुम थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हो, टॉपर हो, तुमको कोई भी दुनिया की यूनिवर्सिटी फेलोशिप दे देगी। मैंने कहा इंदिरा जी मैं कहीं नहीं जाऊँगा, करूँगा पीएचडी तो यहीं से करूँगा, नहीं तो इंदौर जाऊँगा। राजनीति करना मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन फिर मैं संसद में आऊँगा चुनाव लड़के, और इस संसद को चलने नहीं दूँगा, इस सरकार को चलने नहीं दूँगा, आपकी सरकार। इतना मेरा इरादा मजबूत है। वो बड़ी खुश हुई, कहने लगी कि बेटे मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगी, तुम जाओ। उन्होंने वो हमारे स्कूल की ग्रांट बंद कर दी। पंडित हमारे हृदयनाथ जी कुंजरू, जो रिश्ते में उनके चाचा लगते थे, वो हमारे अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। उन्होंने इंदिरा जी को एक दिन बुलाया वहाँ सप्रू हाउस में, और काफ़ी उन्होंने कहा सुनी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। साल भर बाद उनको मुझे वापस लेना पड़ा, स्कूल के संविधान में संशोधन करना पड़ा। और गवर्निंग बॉडी में कौन कौन थे? कृष्ण मेनन गवर्निंग बॉडी में थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित थी, सिरवाई साहब थे, एक से एक देश के बड़े से बड़े लोग
गवर्निंग बॉडी में थे, सबको झुकना पड़ा। स्कूल के संविधान में संशोधन हुआ और मुझे पीएचडी हिंदी में, यानी सिर्फ मुझे ही नहीं, किसी को भी किसी भी भारतीय भाषा में पीएचडी करने का अधिकार मिला। ये उसकी बड़ी कहानी है। बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा जो आपने किया और हमेशा हमेशा के लिए हर किसी के लिए हिंदी भाषा का एक महत्व बना के रखा, बहुत अच्छा। और यही हमारी आज़ादी है, शायद इसीलिए हम इस चीज़ को दोहराते हैं बार बार। मेरा एक और सवाल आपसे, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? हेलो, हाँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? मेरा दूसरा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। हेलो सर, मेरी आवाज़ आप तक आ पा रही है? सर, नेटवर्क का तो हमारा जो सेशन है आज अभी थोड़ी देर में शायद कनेक्ट हो जाएंगे। हमें हम तो आज़ादी, जश्न आज़ादी के लिए यहाँ बैठे हैं। जैसा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, और ये आज़ादी किसी एक के नाम नहीं, एक के करने से नहीं। इसमें बहुत सारे सैनिकों, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया। तो इस आज़ादी को मनाने के लिए इस समय, जैसे कि हम अभी कोरोना काल में हैं, कोरोना काल में बहुत मायूसी छाई हुई है, और इस मायूसी में भी आज हमारा हर हिंदुस्तानी जो है उसी उत्साह से आज़ादी मना रहा है। और वही सोचते हुए हमारा एशियन लिटरेरी सोसाइटी, जो हमारे फाउंडर हैं मनोज कृष्णन, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम 3 दिन का ये जश्न मनाते हैं, जिससे कि हमें इस कोरोना काल में ऐसा ना लगे कि हमने जो अपने 73 इयर्स का जो स्वतंत्रता दिवस है उस मनाने में कोई हमने चूक कर दी। तो उसे देखते हुए ऐसा ये हमारा जो है प्रयास है, और इसके साथ ये रोज़ हमारे हर 3 दिन तक चलेगा। आज इसका पहला दिन था और 15 अगस्त के दिन ही इसका समापन होगा। तो हम अपने जो मेरे दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा इसमें मुश्किल आ रहा है, और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर सर आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे, और उन सवालों के साथ आप लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी था, अनीता जी, क्योंकि अगर तब तक आप अपनी एक दो कविताएं हमें सुना दीजिए, जो आपका पसंदीदा कविता हो। आप सुना मैं आज आज़ादी पर आपको कविता और शायरी जो मेरे पास हैं, और मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़वां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये महज पंक्तियां नहीं हैं, ये कोई ऐसे शब्द नहीं हैं। मजहब हमें कभी नहीं सिखाता कि हम लड़ें, और हमेशा ये सिखाता मिलजुल के रहें। और इसी को देखते हुए जो हमारी आज़ादी है, वही एक आज़ादी का हम कोई दुरुपयोग ना करें। यही हमारी रीत है, यही हमारी संस्कृति है भारतवर्ष की। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। तो जो ये आज का टाइम है, जो कोरोना की वजह से हम लोग काफ़ी टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आज़ादी मनाने का एक ये भी ढंग है कि वर्चुअल हम लोग आज़ादी मनाएं, और बहुत अच्छे ढंग से मनाएं, और इस साल को हम ऐसा फीका ना रहने दें, तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए और हमारी देश के लिए सब मिलजुल करके एक अच्छी पहचान हो सकती है। नफ़रत बुरी है, नफ़रत बुरी है, ना पालो इसे, नफ़रत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न मेरा न तेरा, न इसका न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों,
हर आज आज़ादी के मौके पर जो भी बोलेगा वो यही बोलेगा कि मेरा ना ना मेरा है ना तेरा है, ना इसका है ना उसका है, ये सबका वतन है, संभालो इसे। तो मेरी तरफ से भी आप सभी को यही संदेश है कि हमें अपनी आज़ादी के दिनों को हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। और यही कहते हुए मैं आज आपसे, मुझे लगता है कि डॉक्टर वैदिक जी का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे इस सेशन को यहीं पर शायद विराम देना चाहिए। वैसे उन्होंने जो कार्य किए हैं हिंदी भाषा के लिए, वो अपने आप में बहुत अनूठे हैं, और मुझे बहुत ही मन था कि मैं उनके साथ ये सारी बातें चर्चा करूं, जिससे कि हम जिन नीतियों को हम सुनते हैं और देखते हैं, टीवी में समझते हैं, उन नीतियों को बनाने संभालने वाले आज हमारे साथ जुड़े थे और किसी वजह से डिस्कनेक्ट हुए। तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे ये सवाल, क्योंकि जब उनका जन्म जो है वो 1945 के आसपास का है, और उस समय हमारा जन्म नहीं था, तो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उनसे आज़ादी के टाइम की बात करने को मिलती है और समझने को मिलती। मेरा एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन उनके लिए था कि नई शिक्षा नीति में ऐसे क्या बदलाव लाएं जिन्हें मद्देनज़र रखते हुए हमारी नई पीढ़ी स्वतंत्र सोचकर आगे बढ़ती रहे। लेकिन ये अधूरा रह गया। कोई बात नहीं, आप इसे गूगल में और इसको ज़रूर आप यूट्यूब में देखिएगा, क्योंकि श्री डॉक्टर वैदिक जी ने ये सारे सेशन कर रखे हैं कि शिक्षा नीति पर भी उनकी चर्चाएं चल रही हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगी, मेरे अपने दर्शकों से क्षमा चाहूँगी कि जो हम उनके मुंह से नहीं सुन पाए, और हो सकता है कि हम उसको किसी भी तरह से यूट्यूब के ज़रिए। हाँ, अरे आ गया, आ गया। सर थैंक यू सो मच। टाइम हो गया ना। मैं तो नहीं, अभी है आपसे मैं 1-2 क्वेश्चन ले सकती हूँ, और लीजिए लीजिए जो लीजिए। आपके क्वेश्चन हैं, मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर, सॉरी आपको जी, थोड़ा मुश्किल हुआ होगा, और दुनिया नहीं में नहीं नहीं, बहुत कम आनंद ऐसे होगा। देश हैं, दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो विश्व महाशक्ति के पावदान पर खड़ा होने का दमखम रखते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में ऐसी शक्ति बस ब्रिटेन था, और 20वीं सदी में यह अमेरिका बना। लेकिन एक महाशक्ति सैन्य हार्ड पावर के अलावा सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर का प्रचार करने के लिए भी जाने जाते हैं। इस संदर्भ में भारतवर्ष विश्व महाशक्ति बनने का सपना अगर रखता है, तो उसे ऐसे में इस सपने को साकार करने में हिंदी भाषा का क्या योगदान रहेगा, इस पर आप बताइए सर। अनीता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। थैंक यू ऐसा सर। माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो महाशक्तियां हैं, द्वितीय महायुद्ध के बाद जो हुई। यानी कौन कौन से? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। चलो जापान को भी मान लो। मैं इन सारे देशों में गया हूँ, और अमेरिका में तो मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मॉस्को में भी पढ़ा हूँ मैं, और ब्रिटेन में भी पढ़ा हूँ, सोएस में। तो इन सारे देशों में और दुनिया के लगभग 80 देशों में जाके मैंने क्या देखा। आजकल चीन भी एक महाशक्ति बन गया है। चीन में मैंने देखा कि वहाँ सारा काम, अदालत का काम, सरकार का काम, व्यापार का काम, सब अपनी भाषा में होता है। अंग्रेजी में या और विदेशी भाषा में कौन से काम होते हैं? एक तो अनुसंधान का काम होता है। जब आप अनुसंधान करते हैं तो दुनिया की कई भाषाओं में ज्ञान के स्रोत होते हैं, उनका दोहन करना पड़ता है। तो उन देशों में अंग्रेजी भी चलती है, रूसी भी चलती है, जर्मन भी चलती है। जहाँ जहाँ अनुसंधान होता है और जिस जिस विषय की विशेषज्ञता होती है, उस भाषा को वहाँ जम के इस्तेमाल होता है। या दूसरी जगह क्या है? कूटनीति, जहाँ डिप्लोमेसी चलाना हो। आप जापान में हो तो जापानी चलाएंगे, जापानी राजदूत अमेरिका में है तो वो अंग्रेजी चलाएगा। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा
कि किसी देश में परदेशी भाषा, विदेशी भाषा ऐसे स्थान पर बैठी हो महारानी की तरह, जैसे कि भारत में अंग्रेजी बैठी है, और उसकी जी अपनी भाषाएं नौकरानियों की तरह हो। जी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जो पुराने अंग्रेज के गुलाम देश हैं, उनमें ये दुर्दशा मेरे देखने में मिली। देखिए अफगानिस्तान कितना छोटा देश है, भूवेष्टित है, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। नेपाल कितना छोटा देश है, हाँ हमारे प्रांतों के बराबर है ये देश, लेकिन वहाँ सारा काम वहाँ के बादशाह से जब मैं मिलता था, नेपाल के नरेश से मिलता था, उनके प्रधानमंत्रियों से बात करता था, तो उन्हीं की भाषा में बात करते थे। नेपाल में हम हिंदी चलती है, हिंदी में बात करता था। और वहाँ अफगानिस्तान जाता था मैं, तो वहाँ बड़े से बड़ी अदालत में, बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में सब दूर फारसी में पढ़ाई होती, या जी पश्तो में या फारसी में। ईरान में भी मैंने यही देखा। मतलब छोटे छोटे देश हैं, उनमें अपनी संस्कृति का बोध है। हमारे यहाँ हमारे दिमागी गुलामी है। मैं अंग्रेजी पढ़ने का विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेजी मेरे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, अंग्रेजी विश्वविद्यालयों में पढ़ाने जाता हूँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो भी अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ, फारसी में भी मैंने पढ़ाया है। मुझे किसी विदेशी भाषा से एतराज़ नहीं है। अंग्रेजी में मेरी किताब भी है, श्रीलंका पे एक किताब, शायद वो अकेली किताब है जिसमें मैंने एक खास तरह की बात कही थी हमारी फौजें नहीं भेजने के बारे में, और उस किताब की बहुत चर्चा हुई थी 20-25 साल पहले। तो मेरा ये कहना है कि भारत अगर अपना सारा काम अपनी भाषा में करे तो बहुत उन्नति होगी। देश में सबसे ज़्यादा किस विषय में बच्चे अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल किस विषय में होते हैं? सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में फेल होते हैं। सबसे ज़्यादा समय किस में खपाना पड़ता है, बर्बाद करना पड़ता है, अंग्रेजी को रटने में बर्बाद करना पड़ता है। यानी मनुष्य की मौलिकता ख़त्म करना हो तो उसको विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ाइए। सारे वैज्ञानिक भाषाविद कहते हैं कि स्वभाषा के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाएं तो वो जल्दी पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे, गहरा पढ़ेंगे। हमारे देश में मौलिक अनुसंधान नहीं होता है, नकलची देश को बना रखा है हमने। हम प्रदेश की नकल करते हैं, हर चीज़ जो उन्होंने बना ली है उसकी हम नकल करते हैं। होना ही चाहिए कि हमारी चीज़ों की वो नकल करें। आप देखिए कि भारत के जो हमारे विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, विक्रमशिला, एक से एक विश्वविद्यालय हमारे थे भारत के, जहाँ पर चीन से लोग पढ़ने आते थे, यूनान से लोग पढ़ने आते थे, यूरोप से लोग पढ़ने आते थे, पूरे मध्य एशिया से लोग पढ़ने आते थे। अभी हमारे बच्चे सारे ब्रिटेन जाते हैं, सारे बच्चे अमेरिका जाते हैं हमारे, और जाते हैं तो फिर लौट के नहीं आते हैं। यानी हमारे यहाँ का जो क्रीम है, हमारे यहाँ का जो नवनीत है, जो हमारा श्रेष्ठ मस्तिष्क है, उसको हम तैयार करते हैं, उस पर खर्च करते हैं, उस पर समय लगाते हैं, और वो जाके अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की सेवा करता है। तो सारी शिक्षा व्यवस्था हमने चौपट बना रखी है देश के अंदर। हमें चाहिए कि हम मातृभाषाओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं। तो ये नई शिक्षा व्यवस्था जो आई है, इसका सबसे अच्छा गुण ये है कि 5वीं कक्षा तक, बल्कि 8वीं कक्षा तक वो जी स्वभाषा के माध्यम से पढ़ाने की बात यही है। यही मेरा सवाल आपके लिए एक और था, जो एक नई एक शिक्षा एक लाइन, नीति है। एक पंक्ति और बोलना चाहता हूँ जी जी कि दुनिया का एक भी देश मैंने ऐसा नहीं देखा कि जो विदेशी भाषा के माध्यम से महाशक्ति बना हो। एक भी देश नहीं देखा कि किसी की संसद में विदेशी भाषा में बहस होती है। बताइए कितने शर्म की बात है। कानून विदेशी भाषा में बनते हैं हमारे। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला विदेशी भाषा में होता है। यही अन्याय है सबसे बड़ा। आप जिस पर फैसला दे रहे हैं उसको पता ही नहीं कि मुझ पर क्या फैसला आया है। जी वकील जिसके बारे में बहस कर रहा है उसको पता ही नहीं कि वकील मेरे बारे में सही तर्क दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वो अंग्रेजी में बोल रहा है और वो बेचारा कन्नड़ समझता है, वो तेलुगु समझता है, वो हिंदी समझता है, गुजराती समझता है। मतलब ये एक तरह की धोखाधड़ी है आम जनता के साथ कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो जादू टोने की तरह है, जो सिर्फ 5-10% लोगों को समझ में आती, बाकी लोगों को समझ में नहीं आती। तो अगर देश को हमें महाशक्ति बनाना है, महासंपन्न बनाना है और गरीबों को उठाना है, क्योंकि आप देखें कि पिछड़ी जातियों के बच्चे, गांव वालों के बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, उतने पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। ये स्कूल ठगी के माध्यम बन गए हैं। सबसे ज़्यादा ठगी अगर कहीं होती है तो इन स्कूलों के अंदर होती है। लेकिन स्वभाषा के माध्यम से अगर ये बच्चे पढ़ें तो जिनको हम पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, गांव के लोग कहते हैं, गरीब लोग कहते हैं, उन सब के बच्चों को मौका मिलेगा। और उनको मौका मिले तो हमारे देश को महाशक्ति बनने से कौन रोक सकता है। अभी भारत के
10-15 लाख लोग अमेरिका में काम करते हैं तो 25-30 लाख लोग रहते हैं, लेकिन 15-20 लाख लोग हमारे अभी वहाँ रोजगार में हैं। क्या देखिए उनका रुतबा। अमेरिका के सबसे समृद्ध, सबसे पढ़े लिखे, सबसे चरित्रवान, सबसे बलवान, सबसे बुद्धिमान लोग अगर कोई हैं तो हमारे प्रवासी भारतीय जो वहाँ रहते हैं। जब हमारे भारतीय वहाँ रह के सबसे आगे निकल सकते हैं तो यहाँ रह के तो बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गुलामी का ढर्रा चलता रहता है, तो क्या करें, इसको कौन तोड़ेगा। तो जैसा आपकी बात सुन के मुझे लगा कि सारी भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन सर्वोपरि अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा जो है उस पर आपका ज़्यादा है महत्व की सारी भाषाओं से कोई आपको नहीं है कि आप अंग्रेजी सीखें, संस्कृत सीखें, लेकिन आप मातृभाषा पर ही ज़्यादा। तो जो है हमारा नेटवर्क फिर से कमज़ोर हो चुका है और टाइम भी हमारा हो रहा है, तो हम अब विदाई लेते हैं। और अभी सर सामने नहीं है, लेकिन मैं उनको एक एशियन लिटरेरी सोसाइटी और हमारे जो फाउंडर हैं मनोज कृष्णन, उनकी तरफ से आप सभी में हमारे जो दर्शक हैं जो हमसे जुड़े और जिन्होंने ये बीच में जो डिस्टर्बेंस आया उसकी वजह से थोड़ी परेशान असुविधा हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और सबका धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े और इस सेशन को आपने सफलतापूर्वक बनाया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना समय दिया। जैसे कि आप हमेशा बहुत बिजी रहते हैं और आपके पास तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट काम रहता है, और उसके रहते हुए भी आपने हमें दिया। आप हमारी एशियन लिटरेरी सोसाइटी के लिए कुछ शब्द ज़रूर आप कहिए, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो लिटरेचर पे बहुत काम कर रही है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। हमारे आर्ट पे हम काम कर रहे हैं और परफॉर्मेंस हमारे ग्रुप हैं उस पे काम कर रहे हैं। तो बहुत लोग हमसे जुड़े हैं, अराउंड 15,000 लोग हमारे से जुड़ चुके हैं। और हम लोग रोज़ हमारी कुछ ना कुछ प्रतियोगिताएं होती रहती हैं और इसमें काफ़ी सक्रियता रहती है और काफ़ी काम किया जा रहा है। कभी आपको समय मिले तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा और आपकी शुभकामनाओं का हमें इंतज़ार है कि आप ज़रूर हमें दीजिए, क्योंकि हमारा अभी शुरुआती है और आपका अनुभव हमारे काम आएगा। नहीं, मेरी तो बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आपकी सोसाइटी में आप जैसे लोग हैं जो इस विषय पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे कहना ही चाहता हूँ कि 50-55 साल पहले मैंने कई विश्वविद्यालयों में भाषण दिए थे। वो भाषण उन्हीं बच्चों ने अंग्रेजी हटाओ क्यों और कैसे, ये मैंने कहा अंग्रेजी मिटाओ के मैं खिलाफ हूँ, मैं हटाओ के पक्ष में हूँ। मिटाओ नहीं, हटाओ, सीखो और हटाओ। वो किताब लाखों की संख्या में बटी है और कई भाषाओं में उसके अनुवाद हो गए हैं। मुझे बड़ी खुशी हो कि वो पुस्तक आपके सब सदस्यों को दें। वो मैं आपके पास भिजवाऊंगा, उसको भेजिए और आपकी जो सोसाइटी है उससे कहिए कि वो भारतीय भाषाओं को प्रोन्नत करे, उनका समर्थन करे, तभी सारे एशियाई देशों की भाषाओं को और साहित्य को आप जोड़ पाएंगे। अगर आप अंग्रेजी के सहारे रहेंगे, आप किसी देश की भाषा और साहित्य को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जितने एशियाई देश हैं हमारे जैसे पूर्व गुलाम देशों को छोड़ के कहीं भी अंग्रेजी नहीं चलती है। सब एशियाई देशों के अंदर स्वभाषाओं में काम होता है। लगभग सब देशों में एशिया के मैं गया हूँ और ये आपको पक्की तौर पे कहता हूँ कि आपकी इस सोसाइटी को अगर आप में लाखों की जनसंख्या बढ़ानी है, सदस्य संख्या, तो स्वभाषाओं में काम करना और दूसरों की भाषाओं का सम्मान करना, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है लोगों को। बहुत धन्यवाद आपको, मेरी बहुत धन्यवाद सर, और आपकी शिक्षा हम जरूर अमल करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते सर।